सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आलोचना का अर्थ, आलोचना की परिभाषा व आलोचना के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आलोचना शब्द है वो लोच धातु में अन प्रत्यय लगाने से व आ उपसर्ग जोड़ने से बनता है और आलोचना में आ का अर्थ होता है चारों ओर और लोचन का अर्थ होता है देखना। अतः आलोचना का शाब्दिक अर्थ हुआ सब ओर से देखना या किसी भी साहित्यिक रचना की सम्यक परीक्षा करना ही आलोचना है, या उसके गुण और दोषों का उद्घाटन करना आलोचना कहलाता है। आलोचना को हम समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का पर्यायवाची शब्द क्रिटिसिज्म है, जो मूलतः क्रिटेस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अलग करना, और जिसमें गुण दोषों दोनों को अलग अलग करके दिखाया जाता है, उसे ही हम आलोचना कहते हैं। आलोचना की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे ड्राइडन के अनुसार आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं उन्होंने कि किसी कृति के मूल्यांकन के लिए मापदंड निर्धारित करना, दूसरा उद्देश्य है कृति की विशेषताओं को उजागर करना। फिर आलोचना की परिभाषा कार्लाइल ने दी है। कार्लाइल के अनुसार किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। फिर I.A. रिचर्डस ने भी आलोचना की परिभाषा दी है। उनके अनुसार आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में मूल्यों के न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है। वे काव्य का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधारों पर करने के पक्षपाती थे। फिर हडसन ने भी आलोचना की परिभाषा दी है। उनके अनुसार, हडसन के अनुसार, आलोचना वह सेतु है जो पाठक और रचयिता के हृदय को जोड़ देती है। फिर आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी आलोचना की परिभाषा दी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। और उन्होंने आलोचना के बारे में कुछ तथ्यों का उद्घाटन भी किया है। जैसे आलोचना किसी रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है। आलोचना के द्वारा रचना का मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना के द्वारा रचना की व्याख्या की जाती है और मन पर पड़े प्रभावों को भी व्यक्त किया जाता है। आलोचना रचना का भावन या संचन करके कृतिकार के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अब हम आलोचना के प्रमुख भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शास्त्रीय आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। ये सब आलोचना के भेद हैं। सबसे पहले हम शास्त्रीय आलोचना के बारे में पढ़ते हैं। शास्त्रीय आलोचना के अंतर्गत आलोचक काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर मूल्यांकन करता है। आलोचना की इस प्रणाली में आलोचक न तो व्याख्या करता है और न ही अपने मन पर पड़े प्रभावों को प्रस्तुत करता है। वह व्यक्तिगत रुचि को भी कृति के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाता, अपितु काव्य शास्त्र के सिद्धांत की कसौटी पर किसी कृति की जांच परख करना ही क्या कहलाता है? शास्त्रीय आलोचना। अब हम निर्णयात्मक आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। निर्णयात्मक आलोचना में आलोचक एक न्यायाधीश की भांति आलोचक कृति के विषय में अपना निर्णय देता है। निर्णय के विषय में वह कभी तो शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बना लेता है और कभी व्यक्तिगत रुचि को, कि वह निर्णय व्यक्तिगत रुचि के आधार पर भी दे सकता है और शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर भी दे सकता है। कभी लोकहित की सृष्टि में वह कृति का मूल्यांकन कर उसे सत्य या असत्य घोषित भी कर सकता है।
और कभी कृति की परीक्षा नवीन सिद्धांतों के आधार पर करके अपना निर्णय देता है। वह कृतियों को सुंदर, असुंदर, उत्तम, मध्यम, अधम आदि श्रेणियों में बांट देता है। अब हम पढ़ेंगे व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना है कि शास्त्रीय नियमों से मुक्त होकर कृति की व्याख्या करने का प्रयास ही क्या कहलाता है? व्याख्यात्मक आलोचना कहलाता है। जैसे कुछ रूढ़िवादी आलोचकों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर जो आलोचना होती है उसमें कृति के सौंदर्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है, अतः कृति का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो सकता। व्याख्यात्मक आलोचना में आलोचक व्यक्तिगत रुचि अरुचि को एक ओर रखकर निरपेक्ष दृष्टि से किसी कृति की व्याख्या करता है, जिसमें वह इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियों, प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपाद्य शैली आदि का विश्लेषण करता है। एक युग के नियम दूसरे युग में खरे नहीं उतर सकते, इसलिए इस प्रणाली से आलोचना करने वाले आलोचक को अपने मानदंड लचीले बनाने पड़ते। व्याख्यात्मक आलोचना का श्रेय डॉक्टर मोल्टन को है। कार्लाइल और मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी व्याख्यात्मक आलोचना को लोकप्रिय बनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। उन्होंने तुलसी, सूर और जायसी की आलोचना में व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति का आश्रय लिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब तुलसी की, सूर की, जायसी की जो भी आलोचना की उसमें उन्होंने अपनी आलोचना व्याख्यात्मक पद्धति का सहारा लिया। अब हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक आलोचना। रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना के ही ग्रंथ हैं। आलोचक अपनी प्रतिभा के आधार पर तथा प्राचीन पद्धति ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसी के आधार पर किसी कृति की आलोचना करता है। सैद्धांतिक आलोचना एक प्रकार से शास्त्रीय पक्ष है। सिद्धांत निर्माण करने वाले आलोचकों को केवल परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए, अपितु उसे नवीन सिद्धांतों का निर्माण नए साहित्य के आधार पर भी करना चाहिए। जैसे कुछ सैद्धांतिक आलोचना के उदाहरण हैं, जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक आदि सैद्धांतिक आलोचना के उदाहरण ग्रंथ हैं। हिंदी आचार्य भी जैसे शुक्ल है उनका है रस मीमांसा, डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत, बाबू गुलाब राय का है काव्य रूप और भागीरथ मिश्र का है भारतीय काव्य शास्त्र। ये सब सैद्धांतिक आलोचना के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना में साहित्यकार की रचना अपने युग से प्रभावित होती है। ऐतिहासिक आलोचना समीक्षा की वह पद्धति है जिसमें कोई आलोचक तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करके उनकी पृष्ठभूमि में किसी लेखक की रचनाओं की परीक्षा करता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, राम काव्य की रचना वाल्मीकि, तुलसी और मैथिली शरण गुप्त ने की है, किंतु उनकी कृतियों में आधारभूत मौलिक अंतर है जो तदयुगीन इतिहास को समझा नहीं, तदयुगीन परिस्थितियों की उपज है। जब तक युगीन इतिहास को समझा नहीं जा सकता तब तक उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में ऐतिहासिक आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ है। समालोचना की इस पद्धति ने समीक्षा को एक नई दिशा दी है। अन्य प्रणालियों के आलोचकों की भांति किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक आलोचना का आधार ग्रहण करने लगे हैं। अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना का अभिप्राय मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किसी कृति की समीक्षा करना है। फ्राइड के अनुसार कला का जन्म वासना से होता है। हमारी कुंठाएं और अतृप्त वासनाएं जो अवचेतन मन में पड़ी रहती हैं, जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त हो जाती हैं। अतः हमें किसी साहित्यिक कृतिकार के अंतर्मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करना चाहिए।
यह आलोचना पद्धति साहित्य को सामाजिक क्रम न मानकर व्यक्तिक क्रम मानती है और कवि के आंतरिक व्यक्तित्व के संबंध में कृति का विश्लेषण और भावन करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रभाववादी आलोचना। इस आलोचना पद्धति में आलोचक कृति का विश्लेषण या विवेचन नहीं करता, केवल अपने मन पर पड़ी प्रभाव तरंगों को व्यक्त करता है। आलोचक प्रभाववादी तरंगों को व्यक्त करता है। आलोचक अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभावों से बच नहीं सकता, अतः तटस्थ होकर आलोचना करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। हडसन प्रभाववादी आलोचना को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने बताया है कि वास्तव में हम किसी कृति के संबंध में अपने विचार ही व्यक्त करते हैं, अर्थात अपने मन पर पड़े प्रभावों को ही सामने रखते हैं। प्रभाववादी आलोचना में सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि भिन्नता के कारण एक ही रचना के बारे में अलग अलग राय व्यक्त करता है, इसलिए आलोचना में प्रामाणिकता नहीं रहती। इससे लगता है कि आलोचक अपनी रुचि को पाठकों पर थोपने का प्रयास कर रहा है। प्रभाववादी आलोचना तभी उपादेय बन सकती है जब उस पर कुछ नियंत्रण लगा दिए जाएं। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा अथवा प्रशंसा से बचते हुए रचना के मार्मिक और प्रभावशाली पक्ष का उद्घाटन करना ही सच्ची प्रभाववादी आलोचना है। और हिंदी में श्री शांति प्रिय द्विवेदी इस कोटि के आलोचक हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं मैक्सिम गोर्की। इस आलोचना का आधार समाजवादी यथार्थ है। वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में किसी कृति की परीक्षा या आलोचना करना प्रगतिवादी आलोचना है। इसके अनुसार जो कृति शोषण का विरोध करती है, जन सामान्य के लिए हितकर है और मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार करती है, वह उतनी ही श्रेष्ठ करती है। इस प्रकार प्रगतिवादी आलोचना में साहित्य की सामाजिक उपयोगिता को ही एकमात्र मापदंड बनाया जाता है। निश्चय ही ये दृष्टि एकांगी है और काव्य के मान्य सिद्धांतों की उपेक्षा करने वाली है। शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि प्रगतिवादी आलोचक हैं। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना का प्रभाव 19वीं शताब्दी से हुआ। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यहाँ बताया गया है, दो काव्य प्रवृत्तियों की तुलना भी की जा सकती है, एक ही युग के दो कवियों की तुलना की जा सकती है, विभिन्न युग के कवियों की तुलना की जा सकती है, अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की तुलना की जा सकती है, या एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना की जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तुलना करने के लिए समान आधारों की खोज करनी चाहिए, तभी क्या होती है, तुलनात्मक आलोचना सार्थक होती है। इस तरह हमने आज आलोचना की परिभाषा, आलोचना का अर्थ और आलोचना के भेद जैसे शास्त्रीय, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, प्रभाववादी, प्रगतिवादी और तुलनात्मक आलोचना को पढ़ लिया है।